हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारे एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे MGP 010 संघर्ष प्रबंधन, रूपांतरण और शांति निर्माण, इग्नू यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो आपका पेपर है 2 घंटे का 50 नंबर का आता है। इसमें आपके दो भाग होते हैं, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। दोनों भाग में आपके 5-5 क्वेश्चन होते हैं और आपको टोटल इन 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। दोनों भाग में से आप दो दो क्वेश्चन करेंगे और जो पांचों क्वेश्चन है आप दोनों भागों में से आप किसी भी भाग में से एक जो आपको क्वेश्चन आता होगा वो कर लीजिए। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह से आपके 10 में से 5 क्वेश्चन है। चलिए जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 का पहला क्वेश्चन है, संघर्ष के स्रोत के प्रासंगिकता और अंतःक्रियावादी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आंसर है, संघर्ष सिद्धांत समाज को विभिन्न वर्गों, हितों और शक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष की अवस्था में देखता है, जबकि अंतःक्रियावादी सिद्धांत समाज में व्यक्तिगत स्तर पर अर्थों, प्रतीकों और मानवीय अंतःक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास करता है। दोनों सिद्धांत समाज को समझने की दो भिन्न दिशाएं प्रस्तुत करते हैं। संघर्ष सिद्धांत, अंतःक्रियावादी सिद्धांत दोनों से ये दोनों सिद्धांत जो है समाज को लेकर दोनों के विचार भिन्न है। संघर्ष के स्रोत की प्रासंगिकता, संघर्ष सिद्धांत समाज में असमानता, सत्ता संघर्ष और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को केंद्र में रखता है। यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है। प्रमुख स्रोत, ये जो हमारे संघर्ष सिद्धांत के स्रोत हैं वो क्या है। पहला है आर्थिक असमानता। उत्पादन के साधनों पर अधिकार के कारण शोषण और संघर्ष उत्पन्न होता है। मार्क्स के अनुसार जिन उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण होता है वो अपने लाभ के लिए दूसरे वर्ग का वो शोषण करता है, जिससे शोषण और संघर्ष उत्पन्न होता है। सेकंड है सांस्कृतिक भिन्नताएं, यानी मैक्स वेबर के अनुसार जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर संघर्ष होते हैं। विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के आधार पर इनमें जब एक दूसरे के हित टकराते हैं और अपनी जाति, धर्म, भाषा को इंपॉर्टेंस देते हैं तो इससे भी संघर्ष उत्पन्न होता है। तीसरा राजनीतिक प्रभुत्व, सत्ता में भागीदारी की असमानता संघर्ष को जन्म देती है, जिससे संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है संसाधनों की प्रतिस्पर्धा, जब संसाधनों के को लेकर उनमें प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है तो जल, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को लेकर भी टकराव उत्पन्न होता है। पहचान आधारित राजनीति, बहुत से संघर्ष जो है पहचान आधारित राजनीति के आधार पर भी होते हैं, जैसे निर्जातीयता, क्षेत्रीयता, लिंग आधारित पहचान के संघर्ष भी हमारे संघर्ष सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं। संघर्ष सिद्धांत की प्रासंगिकता, समकालीन समाज में समानता, सामाजिक बहिष्कार और पहचान की राजनीति लगातार संघर्ष को जन्म दे रही है और वर्ग, जाति और लिंग आधारित संघर्ष आज भी समाज में ढांचे को प्रभावित कर रहे हैं। ये हमने संघर्ष सिद्धांत के बारे में बात करी। अब बात करते हैं अंतःक्रियावादी सिद्धांत। ये सिद्धांत प्रतीकात्मक अंतःक्रिया पर आधारित है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड और हर्बर्ट ब्लूमर इसके प्रमुख प्रवर्तक है यानी समर्थक है। ये व्यक्ति की सामाजिक पहचान और भूमिका को उसके रोजमर्रा के अंतःक्रिया से जोड़ते हैं। व्यक्ति समाज को अर्थ और प्रतीकों के माध्यम से समझता है। सामाजिक संरचना निरंतर सामाजिक अंतःक्रिया से बनती है और बदलती है। समाज स्थिर ना होकर गतिशील और संवादात्मक होता है। इसके सकारात्मक पक्ष, अंतःक्रियावादी सिद्धांत यानी ये सिद्धांत दिखाता है कि सामाजिक संघर्ष केवल ढांचागत नहीं है बल्कि लोगों की धारणा और बातचीत में भी निर्मित होता है। सेकंड है, ये मानवीय एजेंसी जैसे मानव का सक्रिय होना और व्यक्तिगत अर्थों को महत्व देता है। नेक्स्ट है जाति, लिंग या नस्ल के अनुभव को समझने में सहायक होता है। आलोचना है, अब बात करेंगे आलोचना की। संरचनात्मक कारणों की उपेक्षा, ये व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे जैसे पूंजीवाद, वर्ग संघर्ष आदि की भूमिका को कम महत्व देता है। नेक्स्ट है व्यापक सामाजिक परिवर्तन को नहीं समझ पाता, जैसे क्रांति, आंदोलन आदि की व्याख्या सीमित होती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म स्तर पर सीमित, बड़े पैमाने पर सामाजिक प्रक्रियाओं की बजाय
ये व्यक्ति स्तर की अंत्यक्रियाओं पर केंद्रित रहता है। तो इस तरह से हमने संघर्ष के सिद्धांत और अंत्यक्रियावादी सिद्धांत की आलोचना तो व्याख्या पढ़ी। अब बात करते हैं संघर्ष विश्लेषण के प्रमुख तत्वों पर चर्चा कीजिए। संघर्ष विश्लेषण समाज में उत्पन्न टकरावों की प्रकृति, कारण और समाधान को समझने की प्रक्रिया है। संघर्ष विश्लेषण में हम किसी भी टकराव को, उसकी प्रकृति या वो संघर्ष किसके कारण हुआ है या उस संघर्ष का किसके माध्यम से इसका समाधान किया जा सकता है, उन सभी तत्वों को समझने की प्रक्रिया संघर्ष विश्लेषण कहलाती है। ये विभिन्न पक्षकारों यानी जिसमें संघर्ष हुआ है उन सभी के पक्षों को सुनता है, उनके हितों, शक्ति संतुलन, संवाद प्रक्रिया और संघर्ष के प्रभाव की गहराई से जांच करता है। इसका उद्देश्य संघर्ष को समझकर सकारात्मक हस्तक्षेप की संभावनाएं खोजना और स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना संघर्ष विश्लेषण का महत्व है। तो इस तरह से संघर्ष विश्लेषण यानी किसी संघर्ष का विश्लेषण करके उसका निचोड़ और उसके समाधान जो निकाले जाते हैं उसे हम संघर्ष विश्लेषण कहलाते हैं। संघर्ष विश्लेषण के प्रमुख तत्व पहला है पक्षकार। पक्षकार वे व्यक्ति, समूह, संगठन या संस्थाएं जो संघर्ष में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है, जैसे मजदूर बनाम मालिक, जातीय समूह, समुदाय, राज्य बनाम आंदोलनकारी। यानी जिन दो समूहों के बीच में संघर्ष हुआ है उनके पक्षों को सुनती है और दोनों के पक्षों के निष्कर्ष को निकालती है और उसके बाद उसके समाधान अपने देती है। सेकंड है हित। संघर्ष में शामिल पक्षों के उद्देश्यों, अपेक्षाओं या मांगे, यानी जो संघर्ष हुआ है उसके क्या उद्देश्य हैं, उसकी अपेक्षाएं या उनकी मांगे क्या हैं, उनको जानने की पूरी कोशिश करता है। जैसे कि उदाहरण भूमि का स्वामित्व, पहचान की सुरक्षा, संसाधनों तक पहुंच, इन सब से भी हम संघर्ष विश्लेषण को बढ़ावा देते हैं। अब मूल कारण। संघर्ष के पीछे जो छिपे हुए गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक या सांस्कृतिक कारण होते हैं उनको जानने की कोशिश करता है, जैसे असमानता, शोषण, ऐतिहासिक भेदभाव, संसाधनों में कमी इत्यादि। चौथा है संवाद और धारणा। पक्षकारों के बीच संप्रेषण की स्थिति और एक दूसरे के प्रति धारणाएं, गलतफहमियां, अविश्वास और नकारात्मक छवि संघर्ष को बढ़ा सकती है और संवाद और धारणा के माध्यम से वो संघर्ष की जो खामियां हैं या संघर्ष के कारण है उनको जानने की पूरी कोशिश करता है। अगर संवाद और धारणा के बाद जो गलतफहमियां हैं या अविश्वास है, नकारात्मक छवि संघर्ष को बढ़ा रही है, उसको दूर करना संघर्ष विश्लेषण का काम है। शक्ति संतुलन। संघर्ष विश्लेषण शक्ति संतुलन का विश्लेषण करता है। किस पक्ष के पास कितना राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक बल है और सत्ता असंतुलन अक्सर संघर्ष को असमान या हिंसात्मक बनाती है। संघर्ष समाधान के विभिन्न तरीकों पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष समाधान के विभिन्न तरीकों पर एक टिप्पणी लिखिए। जैसा कि इससे पहले हमने संघर्ष विश्लेषण के बारे में बात करी, अब हम संघर्ष समाधान के विभिन्न जो तरीके हैं उनके बारे में बात करेंगे। संघर्ष समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य टकराव की स्थिति को शांतिपूर्ण और स्थायी ढंग से समाप्त करना होता है। इसके विभिन्न तरीके हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है बातचीत। हम संघर्ष समाधान के लिए बातचीत के माध्यम से हम संघर्ष का समाधान कर सकते हैं। संघर्ष समाधान के नियम मध्यस्थता को बढ़ावा देना, पंचायतीकरण या मध्यस्थता निर्णय या सुलह कराना या कानूनी उपाय के माध्यम से हम किसी भी संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य। हम जब संघर्ष को खत्म करने के लिए उसका प्रबंध करते हैं या अरेंजमेंट के क्या उद्देश्य होते हैं। संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य, जो संघर्ष प्रबंधन है उसका उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक या संस्थागत टकरावों को नियंत्रित कर उन्हें रचनात्मक शिक्षा देना है। ये प्रक्रिया संवाद या समझौता और सहयोग के माध्यम से संघर्ष की तीव्रता को कम करती है। जो संघर्ष है हम उसमें संवाद को बढ़ावा, समझौता या सहयोग के माध्यम से संघर्ष को जो तीव्रता है उसको कम करने का काम करती है। इसका लक्ष्य शांति, स्थिरता और पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना होता है। अब बात करते हैं संघर्ष प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य। जैसे कि इसका पहला उद्देश्य संघर्ष की तीव्रता को कम करना। जो लड़ाई झगड़ा या संघर्ष है वो तीव्र हो रहा है उसको कम करना इसका उद्देश्य है। दूसरा है संवाद की स्थापना। और संघर्ष प्रबंधन जो है संवाद को बढ़ावा देता है ताकि संवाद के माध्यम से हम किसी भी संघर्ष को कम कर सकते हैं। पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना, संघर्ष में शामिल सभी पक्षों के दृष्टिकोण, हित और चिंताओं को समझना और उनको समझाना जिससे संघर्ष समाप्त हो सके। चौथा है रचनात्मक समाधान खोजना, ऐसा समाधान ढूंढना जो सभी पक्षों और आंशिक या पूर्ण संतोष प्रदान कर सके और ये
जो समाधान है वो दोनों या सभी पक्षों को स्वीकार्य हो, जिससे संघर्ष खत्म किया जा सके। भविष्य के संघर्ष की रोकथाम करना, ताकि जो संघर्ष है आने वाले भविष्य में उसका समाधान या रोकथाम हो सके और वो संघर्ष आगे भविष्य में ना बढ़े। ये संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य है। सामाजिक शांति और स्थिरता बनाए रखना, ये भी हमारा संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य है। समाज में से अस्तित्व, सहयोग और सौहार्द का वातावरण बनाना, ये सब हमारे संघर्ष के उद्देश्यों में आता है। अब हम बात करते हैं संघर्ष के प्रमुख स्रोत के बारे में। जो संघर्ष है उसके क्या स्रोत है? संघर्ष समाज में व्याप्त असमानता, भेदभाव और संसाधनों की प्रतिस्पर्धा का परिणाम होता है। जब विभिन्न समूहों या व्यक्तियों के हित, मूल्य या पहचान एक दूसरे से टकराते हैं तो संघर्ष उत्पन्न होता है। ये तो बात फैक्ट है। इसके प्रमुख स्रोतों में आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक वर्चस्व, सांस्कृतिक मतभेद और संवाद की कमी शामिल है। अब देखते हैं संघर्ष होता क्या है और संघर्ष के प्रमुख स्रोत क्या है जिसके माध्यम से संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। जी, संघर्ष होने का सबसे बड़ा कारण है आर्थिक असमानता। जब संसाधन, संपत्ति, रोजगार और अवसरों में असमान वितरण से संघर्ष उत्पन्न होता है। सेकंड है सामाजिक भेदभाव। जब समाज में जाति, लिंग, नस्ल, धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ, तो इससे संघर्ष को बढ़ावा मिलता है और इससे टकराव उत्पन्न होता है। थर्ड है राजनीतिक वर्चस्व की ओर। जब राजनीतिक तौर पर सभी सत्ता, प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी की स्पर्धा संघर्ष का कारण बनती है। चौथा है सांस्कृतिक और धार्मिक असहिष्णुता। पहचान, परंपरा और विश्वासों में टकराव सामाजिक विभाजन और संघर्ष को जन्म देती है। संसाधनों की प्रतिस्पर्धा। जब संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे कि जल, भूमि, वन, खनिज, ऊर्जा जैसे सीमित साधनों का अधिकार को लेकर जो टकराव होता है वो संघर्ष को बढ़ावा देता है। छठा पॉइंट है ऐतिहासिक अन्याय और उत्पीड़न। उपनिवेशवाद, नक्सलीय शोषण, दास प्रथा आदि के ऐतिहासिक अनुभव लंबे समय तक संघर्ष को पोषित करते हैं, जिससे संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। गलतफहमी और संवादहीनता। जी, गलतफहमी और संवादहीनता की वजह से भी संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। पक्षों के बीच संवाद की कमी और गलत धारणाएं भी संघर्ष को बढ़ावा देती हैं।